अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, अदनान हैदर ये प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, तो ये जो है मेरे ज़िम्मे लगा, तो आज मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो दिलचस्प चीज़ जो है इस वक्त मैं आप आज डिस्कस करूँगा वो ये है कि कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जिसमें इमरान खान साहब ने सदारत की पार्लियामेंट हाउस में, और उसमें बहुत सारे उनके तमाम अलाइड पार्टीज़ के लोग भी थे। और ज़्यादातर जो अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यही पता चल रहा है कि तकरीबन सारे के सारे नहीं तो आधे से ज़्यादा जो कि पीटीआई के अरकान और अलाइड पार्टीज़ के अरकान थे, उन्होंने महंगाई का शोर मचाया। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप लोगों को अब अपने हलकों में जाकर काम करना चाहिए, अपने हलकों में ज़्यादा वक्त देना चाहिए। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं, या तो शायद 2022 जो है वो आइंदा साल जो है वो इंतखाबात का साल है, या फिर जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं, बल्दियाती इदारों के जो इंतखाबात हैं, शायद वो भी करवा दे ये हुकूमत। लेकिन अरकान का ज़्यादातर यही ख्याल है कि जनाब इस वक्त हम अपने हलकों में जाते हैं तो लोग हमें जीने नहीं देते। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल हो गया। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि हुकूमत को जो ऑगरा ने जो समरी भिजवाई है उसमें एक दफ़ा फिर डीज़ल की कीमत में और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के लिए कहा है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर तक बढ़ाने की समरी भिजवाई है, और डीज़ल की कीमत में 3 रुपये बढ़ाने की समरी भिजवाई है। अब ये और ये 1 अक्टूबर यानी कि कल से, आज रात 12 बजे से ये नए नर्ख जो हैं तेल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में ये लागू होने। अब देखना ये है कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। अगर आपको याद हो, आज से 15 दिन पहले हुकूमत पहले ही 5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर चुकी हुई है, जिसकी वजह से और डीज़ल की कीमत में भी, और जिसकी वजह से आपको मालूम है कि आम जो अशिया ख़ुर-ओ-नोश होती हैं उनकी कीमतों में फ़ौरी तौर पर इजाफा हो जाता है, किरायों में इजाफा हो जाता है। और ये हमने बहुत ही कम देखा है कि अगर पेट्रोल या डीज़ल की कीमतें कम हों तो ये नर्ख वापस नीचे आ जाएँ अशिया ख़ुर-ओ-नोश के और ये ट्रांसपोर्ट के। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब देखेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा ने आज फिर जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिवीज़न वाइज जो तंजीम साजी के इजलास हो रहे हैं, वो आज फिर एक इजलास था, और आज फैसलाबाद डिवीज़न का इजलास था, और उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो इंसानों नहीं अल्लाह के हाथ में है, मौत और ज़िंदगी भी अल्लाह के हाथ में है, तो हम क्यों उन लोगों से डरते हैं जिनको अपने कल का पता नहीं। अब किन लोगों से डरते हैं ये तो अब मुझे नहीं मालूम, ये हम पार्टिसिपेंट से ही पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर कह रहा हूँ लेकिन हैं बड़े यंग माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। पहले सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, ये जो सूरत हाल बन रही है इसको कैसे देखते हैं? मतलब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान, प्राइम मिनिस्टर अगर उनको कहे कि आप जाके अपने हलकों में वक्त ज़्यादा गुजारें, और वो आगे से ये कहें कि जनाब हम तो किस मुँह से जाएं अपने हलकों में, हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि पिछले 3 साल में मतवातर जो महंगाई में इजाफा है उसमें हम कमी नहीं ला पा रहे। और अगर आपको याद हो, 2019 अक्टूबर नवंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था जो अभी तक थम नहीं सका। क्या कहते हैं सेनेटर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो तजुर्बा 25 जुलाई 2018 को किया गया था, उस तजुर्बे का जो लॉजिकल कंक्लूजन है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं अब। और वो लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि जो महंगाई है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। जो इनके जो MNA MPAs हैं वो इसलिए नहीं जा सकते अपने हलकों में कि ना बिजली दे सकते हैं, ना गैस का कनेक्शन दे सकते हैं, महंगाई वैसी आउट ऑफ कंट्रोल है, ना नौकरियाँ हैं, तो किस मुँह लोग अंडे टमाटर मारेंगे उनको। जूते लेके तैयार होकर बैठे हुए हैं कि यहाँ आए तो इनको अंडे टमाटर पड़े। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मज़ीद अगर इस
इस तजुर्बे को जो कि इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया था, ये तजुर्बा अगर मज़ीद चलाया गया तो ये और मज़ीद हालात ख़राब होंगे, और मज़ीद डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होगा, और मज़ीद महंगाई आएगी, और मज़ीद नौकरियां जाएंगी, और मज़ीद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम जो 25 जुलाई 2018 की गलती को मान के उसको सही नहीं करते। इस गलती और इस तजुर्बे का खमियाजा कौम भुगतती रहेगी। लेकिन सेनेटर साहब एक बात बताएं कि क्या आपके पास क्या फार्मूला है, फ़र्ज करें या अपोजिशन की कोई भी जमात अगर आइंदा इंतखाबात के बाद आती है तो उनके पास क्या फार्मूला होगा? उसकी वजह यह है कि कल मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी ये दुनिया भर में महंगाई का, इन्फ्लेशन का ट्रेंड है, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत का क्या कसूर है? अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका जो है वो आपको ट्रांसलेट तो करना पड़ेगा यहाँ पे आपको पाकिस्तान में। तो इसका आप लोग भी अगर होते तो आप क्या कर लेते? ये बैड गवर्नेंस है, क्या इशू क्या है? देखिए, गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के अंदर जो बुनियादी फ़र्क होता है वो ये होता है कि गुड गवर्नेंस में कॉम्पिटेंट लोग होते हैं और बैड गवर्नेंस में इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं, और करप्शन का एलिमेंट भी होता है बैड गवर्नेंस में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, हमने क्या किया। जब मुस्लिम लीग नून की मई 2018 में हुकूमत ख़त्म हुई, उस वक़्त $70 पर बैरल, $72 पर बैरल ऑयल था इंटरनेशनल मार्केट में, और हमने 70 रुपये लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में बेच रहे थे तकरीबन अराउंड। इस वक्त तकरीबन $76 पर बैरल के ऊपर है ऑयल, और तेल की कीमत 123 रुपये और 3 रुपये की समरी आपके अभी आपने बताया कि मूव कर दी है इन्होंने। तो बुनियादी तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि जब आप ऐसे लोगों को जिनका मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि बैड गवर्नेंस तब होती है जब इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं, वरना इन चीजों पे काबू पाया जा सकता था। चलें मान लेते हैं आपकी बात। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं जी अफनान साहब, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज को आप देखें, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज जो है उनको तो हुकूमत ने चलाना है ना। फिर फिस्कल डेफिसिट को आप देखें, ये हुकूमत ने मैनेज करना है। महंगाई की बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं जो जिनकी वजह से महंगाई होती है? आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ होती हैं, और रुपये का और डॉलर की जो भी पैरिटी है वो होती है। अगर आपने इन तीन चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है तो फिर महंगाई भी आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, BRT पेशावर मंसूबे के हवाले से जो उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं वो कहते हैं कि जी 4 अरब 72 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है पेशावर BRT में, और भी बहुत सारे। और अगले ही रोज़ अगर आपको याद हो जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में से हमें ये आवाज़ सुनने को मिली कि अगर KP में इतनी करप्शन है कि वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, कोई तरक्की का काम नहीं हो सकता, स्कूल नहीं बन सके, और जो उन्होंने 2005 के ज़लज़ले के बाद से जो काम करने थे उस पर कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहते हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन उधर से भी आई है जिसके बारे में एक अरसे से हम लोग बता रहे थे कि KPK में एक जो परसेप्शन बनाई गई कि बड़ी ईमानदार लोगों की हुकूमत है, लेकिन उस परसेप्शन के बरखिलाफ वो ये BRT हो या उनकी मालम जब्बा हो या सुनामी वो ट्रीज हो, जो कुछ भी हो, उसके अंदर आपने देखा कि कितनी करप्शन रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन के अंदर भी आई। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर सूबे के अंदर करप्शन ना हो और आवाम बड़े खुश हों, गुड गवर्नेंस हो, तो फिर लोगों को माइग्रेट करके रोजगार के लिए कराची तो नहीं जाना चाहिए। अगर कोई लोग सिंध आते हैं, और हजारों की तादाद में हर साल KPK से आते हैं, इवन पंजाब से भी आते हैं, तो इसका मतलब है कि मुआशी सूरत हाल सिंध में बेहतर है और KPK में बेहतर नहीं है। अगर बेहतर हो तो कम से कम वो लोग वापस अपने उधर आ जाए। तो हम तो बड़ी देर से ये बता रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में आ गया, नैब ने अभी भी तासुब की ऐनक लगाई है और उनका नैब मुकम्मल अंधी है PTI के मामले में। और इसीलिए ये जो एक्सटेंशन खेलने का एक रिवाज डाला जा रहा है नई वाली, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, जिसकी समरी भी तैयार की जा रही है कि इसी चेयरमैन नैब का हमारे पास वीडियोस की शक्ल में आर्म ट्विस्टिंग का बेहतरीन हमारे पास हथियार है। तो उन्होंने BRT हो, उधर पेशावर का और खरबों रुपए की करप्शन हो ट्रीज के अंदर, मालूम जब्बा केस है, बहुत सारे केसेस हैं जिनको अभी तक नहीं छेड़ा गया। सही कह रहे हैं। हेल्थ के अंदर एक बात मैंने जरूरी है जो करनी, जमीर भाई,
आपने मुआशी कहा कि महंगाई क्यों होती है। देखें, अगर तरजीह अमीर लोग बनाएंगे, आप पैसा रियासत का अमीरों के ऊपर लगाएंगे तो अमीर इर्तकाज करते हैं दौलत का, दौलत चंद हाथों में रहती है जिसे आम आदमी तक नहीं आता और इकोनॉमी भी बढ़ती नहीं। पीपल्स पार्टी की हमेशा से इकोनॉमी ये है कि हम गरीब आदमी पे पैसा लगाते हैं, जिससे अगर हमारे दौर में जितनी तेल की कीमतें थी इंटरनेशनली उतनी कभी नहीं हुई, आज भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तेल सस्ता था। उसकी वजह यह है कि हम लोग गरीब आदमी के ऊपर लगाने के बाद अगर महंगाई हो भी तो हम इनकम बढ़ाते हैं, हम 150% तक तनख्वाहों में इजाफा करते हैं, 175% तक पेंशन में इजाफा करते हैं, किसान की इमदादी गंदम की और दूसरी फसलों की बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन अभी तो वो कहते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक के जो इंडिकेटर्स हैं वो तो बड़े पॉजिटिव हैं। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहाँ से कहाँ चले गए, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, आपकी अभी कुछ पिछले 1-2 महीने से आपकी एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, इंपोर्ट्स वैसे ही वहीं पे खड़ी हुई हैं। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि जी ये तो माशी बदहाली है। बिल्कुल ज्यादा अच्छे फिगर्स तो इसहाकडार साहब दिखाते थे, जिसके ऊपर इमरान खान साहब पूरे लेक्चर दिया करते थे कंटेनर के ऊपर, और झूठ और मुनाफिक कहा करते थे हुक्मरानों को कि ये जी मैनूवरिंग करते हैं फिगर्स की। फिर इमरान खान का आप लोगों के टॉक शोज में एक आसान बात थी, मैं नहीं फिगर्स को मानता, अगर गरीब आदमी के लिए रोटी इतने की है, अगर गरीब आदमी के लिए दाल इतने की किलो है, अगर गरीब आदमी के लिए किचन उसका नहीं चल रहा तो मैंने फिगर्स को क्या करना है। ये तो भाई वही बातें आज मैं चाहूंगा जरा आदमी का हाल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, सही है। सेनेटर अफरानुल्लाह साहब, तारिक बशीर चीमा साहब माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान हैं, अलाइड हैं, PMLQ के हैं, अलाइड पार्टी से, हुकूमत के अलाइड पार्टीज़ के हैं। उन्होंने कल कहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो जितने भी इस वक्त पार्लिमानी पार्टी में लोग बैठे हुए थे तो उनकी जो ज़मानतें आइंदा इंतखाबात में ज़ब्त हो जाएंगी। तो इतनी बुरा हाल है, आप पता नहीं आप हलकों में या मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, या वाकई इतना बुरा हाल है या ये बस एक ड्रामा चल रहा? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि अभी कुछ अरसा पहले मैं अपने हलके में घूम रहा था तो मुझे एक बंदे ने मुझे मेरे सामने आके खड़ा हो गया और उसने मुझे रोक लिया और मुझे ये कहता है, कराची की बात बता रहा हूँ मैं आपको, NA 247, मुझे वो कहता है, अफनान साहब हमने PTI को वोट दिया, वो ट्रांसपोर्टर था, कहता है ये मेरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, टोयोटा हायर्स खड़ी हुई थी बहुत सारी, कहते हैं मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, आप यकीन करें जो इस गाड़ी को चलाने का ख़र्चा है ना उतना भी रेंट नहीं मिलता आजकल हमें, इतने हालात ख़राब हो गए। तो खुदा का वास्ता है रोड के ऊपर आए, इस हुकूमत को घर भेजें वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। नहीं, आप ये अपील मुझसे कर रहे हैं या आप मुझे अपील कर रहे हैं या आवाम को? नहीं वो मुझे नहीं, वो अच्छा वो आपको ये कह रहे थे? अच्छा मैंने कहा पता नहीं आप कह रहे हैं कि वो मुझे ये सही, ठीक है, लेकिन आप नहीं, आपका राइट है, आप कर सकते हैं, आप भी बाकायदा इस कैमरे से लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं। चलें, सही नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये कह रहा हूँ, देखें बात ये है कि 70 MNA जो हैं वो नहीं आए इनकी मीटिंग के अंदर। परवेज खटक साहब ने अपना पूरा एक ग्रुप बना लिया है, कोरम 5 दिन से पूरा नहीं हो रहा, वज़ीर आज़म खुद आगे बैठा है। नहीं 17-18 थे या 20-22, मैं खबर रिपोर्ट हुई है। अच्छा चलें, जो मैंने जो सुना था वो यही है कि 15-20 या इस तरह कुछ लोग थे जो नहीं आए। मैंने 70 के करीब पढ़ा है एक जगह पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर तो पार्लिमानी पार्टी को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फर्ज करें, मैं कह रहा हूँ कोरम नहीं पूरा हो रहा भाईजान, मैं 6 दिन हो गए हैं कि रोजाना कोरम पॉइंट आउट होता है, आधे घंटे बाद इजलास खत्म। कल तो ठीक रहा, कल तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, धुआंधार तकरीर की है EVM के हवाले से। कल हो सकता है हो गया हो कोरम, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पिछले 5-6 दिन निकालें आप, अगर आप कोरम के रोजाना अपोजिशन कोरम पॉइंट आउट करती है, आधे घंटे बाद इजलास खत्म। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इनके MNAs वगैरह जो है वो इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इनकी परफॉर्मेंस से। हम क्या, आवाम डिसअपॉइंटेड है ज़रा, फिर MNA डिसअपॉइंटेड है कि वो ना इनकी पार्लिमानी पार्टी में आ रहे हैं ना वो इजलास में आ रहे हैं, और ये एक तरह से उनका एहतजाज है इस हुकूमत की नाअहली और करप्शन के ऊपर। और जब तक मैं आपको ये बात बता दूँ कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, इस मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप उल्टे लटक जाएं। जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म है, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला है,
आप उनकी टीम का कह सकते हैं। आप अच्छा उस्मान नहीं, गुलजार नहीं। साहब का बात किया नहीं, आपने, नहीं। लेकिन अभी ब्रेक के बाद मैं आता हूं आपकी तरफ। ये जरा मैं भी पूछता हूं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं पीपल्स पार्टी, और आज हमारे पास PMLN है। PTI पता नहीं हमसे क्यों नाराज रहती है, खाइफ रहती है, हालांकि हम चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म दें, आके वो अपना बात बताएं कि क्यों, क्या, कहाँ पे सही हो रहा है और कहाँ क्या गलत हो रहा है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब। वेलकम टू द शो कुरैशी साहब। मैं पहले हिस्से में सेनेटर अफनानुल्लाह और बैरिस्टर आमिर हसन से बात कर चुका हूं, और बेसिकली गुफ्तगू जो हमने अभी तक की है वो यही है कि कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद की, उसमें अपने ही पार्टी के और अलाइड पार्टीज़ के लोगों ने जो है वो महंगाई का सवाल उठा दिया। और जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा इंतखाबात में हमारे जो वो क्या कहते हैं ज़मानतें भी ज़ब्त हो सकती हैं, और भी बहुत सारे इशू मसाइल। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अपने अराकीन को कि अपने हलकों में जाएं। पहले तो ये ज़रा ब्रीफ कर दें कि ये लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन की तैयारी है या 2022 को हम आम इंतखाबात का साल समझ लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब, जो जितना मैं समझाऊं और एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी, एज ए रुकन पंजाब असेंबली भी, मैं नहीं समझता कि 2023 से पहले इंतखाबात होंगे मुल्क में। जहां तक आपने पार्लिमानी पार्टी की कुछ चीजों की जो रिपोर्ट हुई है उनका जिक्र किया, तो यकीनन ज़ाहिर है मुश्किलात हर शख्स को फेस करनी पड़ रही है इस वक्त। जो हालात हैं, महंगाई ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप पड़ोस के मुल्कों की अगर सूरत हाल देखें तो आपके पास इससे भी ज्यादा खौफनाक चीजें सामने आएंगी। मतलब यूके जैसा मुल्क जहां पिछले 4 रोज से पेट्रोलियम मसनूआत नायाब हैं। अब लोग कहेंगे जी आप वहां की एग्जांपल सुना दें, देखिए हम दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ किसी इंपोर्टर से जो कम्युनिटीज इंपोर्ट करता था ये पूछें कि शिप चार्जेस जो दुबई से कराची फ्रेट चार्जेस थे 2017 में क्या थे, आज क्या है। एक कंटेनर मंगवाने के उस वक्त अगर $2,000 रखते थे, आज वो उसका बिल $7,000 बनता है। मैं जाती तौर पे खुद मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं खुद इस महंगाई का विक्टिम हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कुछ दानिस्ता गवर्नमेंट ने खुद की हुई है। ये कहना बड़ा आसान है कि जी हम हल्कों में नहीं जा सकते और हमारी जमानतें जब्त हो जाएगी। अल्टीमेटली पब्लिक ने वोट करना है, पब्लिक के पास एक ही चीज है अपनी राय का इजहार करने की, वो उसका वोट है। हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है महंगाई और बेरोजगारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैं आज भी मुझे 100% यकीन है, मैं पुरुमीद शख्स हूँ, मुझे अल्लाह के साथ से भी उम्मीद है, और मैं जिस शख्स को अपना लीडर मानता हूँ जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, मुझे उनकी लीडरशिप पे भी पूरा भरोसा है, क्योंकि उनका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट मैंने नहीं देखा इस पिछले 3 साल में। सही, मैंने उनकी बिल्कुल तब्दीली नहीं। नदीम कुरैशी साहब, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आज मैं ऑफिस आने के लिए निकल रहा था तो साथ वाले घर के बाहर एक वेंडर खड़ा हुआ था जो अपनी मसनूआत बेच रहा था, सब्जी फ्रूट वगैरह जो उसने लगाए हुए थे, और वो साथ वाली जो खातून थी उनको कह रहा था कि बाजी आज ले लो, कल ए रेट नहीं होना, कल और महंगा हो जाना है। क्योंकि उसने पूछा कि क्यों, उसने कहा कि जी यार पेट्रोल ते डीजल फे वधान चल लेने थे। मैं उसको सुजुकी कैरी पे वो सब कुछ रख के वो गली में चक्कर लगाता है और वो आवाज़ देता है, और फिर उससे उसने ये कह रहा है कि जी बीबी कल आपकी इतनी पहुंच से भी नहीं रहेगा, जब उन्होंने कहा होगा कि हैं इतने महंगे कोई भी चीज़ जो भी होगा। तो ये फिनोमेना है, इसको अगर आप कल मज़ीद ये बढ़ जाएंगी कीमतें पेट्रोल डीजल की, तो लोग तो जो पहले पिसे हुए वो तो सांस नहीं ले सकेंगे। और अब फिर ये भी कहा जा रहा है कि बिजली के नरखों में भी मजीद इजाफा होगा, क्योंकि आपकी जो रेशो है फर्नेस ऑयल पे बनाने की वो ज़्यादा है और डीजल पे भी बनाने की, तो क्या करेंगे? देखिए ज़मीर साहब, मैंने तो आपको पहले अर्ज किया है, बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको फेस करना है। देखिए वो देखकर अगर कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो वो उसका इलाज का तरीकाकार ये ठीक नहीं है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, थोड़ा सा बिजनेस मेरा भी है, आप किसी एक बिजनेस में उन ट्रेडर्स को बुलाकर एक प्रोग्राम रखें जो इंपोर्ट से मुंसलिक है। मेरे पास जो फिगर्स है, पाकिस्तान में कुछ 13 बिलियन से ज्यादा की एडिबल ऑयल की मार्केट है, पाम ऑयल की, उडनी तेल की, वो 95% इंपोर्ट होता है।
पाकिस्तान में केमिकल की इंडस्ट्री देख ले, बिलियंस में है वो इंसानी हथियार बनाने के केमिकल हो, वो एग्रीकल्चर केमिकल्स हो, वो वेटरनरी मेडिसिन हो, सही। सबकी सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। चलें, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं चाहूंगा ज़रा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, अफनानुल्लाह साहब, आपने नदीम कुरैशी साहब की भी गुफ्तगू सुन ली। अभी आपने बात की थी कि जी गवर्नेंस का मामला है, अगर उस्मान बुज़दार साहब जैसे रहेंगे तो फिर गवर्नेंस कैसे होगी। तो पीपल्स पार्टी तो कह रही थी कि चलें आए बिस्मिल्लाह करते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, लेकिन फिर आप PMLN कहती कि नहीं भाई, हम तो नहीं लाने को तैयार। मतलब आवाम का अगर दर्द है तो फिर तो आप गवर्नेंस बेहतर करने के लिए आपको कदम उठाना चाहिए ना, अगर आवाम का दर्द है। या आप कहते हैं कि नहीं यार आवाम और पैसे, ये साल 2 साल और पैसे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि अवाम 2 साल और पैसे, लेकिन हम सियासी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हम जो है वो अपनी पार्टी को और आवाम का मुफाद देख के ही बनाते हैं। हमने जो है वो पीपल पार्टी को ऑफ़र की थी जिस दिन इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था नेशनल असम्बली से कि इनको रोकते हैं। उस वक्त पीपल पार्टी इंटरेस्टेड नहीं थी फॉर वॉट एवर रीज़न, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन बाद में जब उन्होंने हमें ये वाली बात की तो हम इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हम जो है इस पूरे निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये वो ये चाह रहे थे कि हम हुकूमत बना सकते हैं अगर हम लेकिन हम उस्मान बुज़दार को डिसलॉज करके क्या करेंगे। वज़ीर आज़म तो इमरान खान साहब ही रहेंगे ना, और जो बाकी मुल्क के हालात हैं वो भी वही रहेंगे। तो हम इसलिए कहते हैं, हम ये जरूर चाहते हैं आज भी नहीं, वो जो ठीक है पीपल पार्टी की अपनी सियासत है ना, हमारी अपनी सियासत है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये आज भी चाहते हैं कि ये एक कोई ठोस इकदाम उठा ले नो कॉन्फिडेंस मोशन विफाक में लाने के लिए। कल शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी ट्वीट की उसके अंदर कि डेंगी के हमने बड़े ऐसे तरीके से इसको बेहतर मतलब इसको क्या संभाला और लोगों को बचाया। तो अगर मौजूदा हुकूमत हमारे किए हुए इकदाम जो कि फाइल्स में पड़े हुए उनको देख के उस तरह कर लें, तो जब आपको मालूम है कि बुज़दार साहब जो है उनकी गवर्नेंस उस तरह की बेहतर नहीं हो रही, तो आप आवाम को तो बचाएं ना। आप मतलब अपनी सियासत करने के नहीं जी ठीक है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है तो इसलिए नहीं पीपल पार्टी ने नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं ये नहीं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं ये समझता हूँ कि जो है वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म हो जाए और इमरान खान साहब वो नहीं कर रहे, तो हम क्यों इस्तेमाल हो स्ट्रेटजी के अंदर। हम उनके आलाकार एक मिनट नदीम कुरैशी साहब, ये जरा जुमला फेंकने वाला नहीं है, पकड़ने वाला है। क्योंकि सेनेटर साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं और उस्मान बुज़दार को नहीं हटा रहे। तो इसका मतलब है कि ये जो एक है वो सेम पेज पे होना और ब्लू आइड और ये वो तो नहीं है। अफनानुल्लाह साहब, इसको जरा थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें ताकि फिर मैं आमिर हसन साहब के पास जाके और फिर मैं नदीम कुरैशी साहब से इस पर कम रिमार्क ले लूँगा। देखिए बस मैं तो इसमें यही ऐड करूँगा कि देखें हम जो है वो चाहते हैं कि नया इलेक्शन हो और उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उसके अंदर जो मर्जी पार्टी जीती, PTI जीती है, जो भी जीती है, लेकिन हम किसी ईवीएम के जरिए नहीं होने चाहिए। ईवीएम के जरिए नहीं होने चाहिए ना। नहीं वो ईवीएम देखें, मैं उस वो अगले पार्ट में बात करूंगा क्योंकि माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं, जो IT एक्सपर्ट हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों का इल्म है, उस पर बात करते हैं। जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपका भी यही ख्याल है कि यहाँ अभी तक वही पीपल्स पार्टी जिस बात पर अटी हुई है कि नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू करना चाहिए पंजाब से और उसके बाद फिर वफाक में आना चाहिए? देखिए ज़मीर भाई, अपनी अपनी सियासत से जब तक अपोजिशन निकलेगी नहीं, मुश्तरका सियासत नहीं करेगी तो खराबी होगी। इसीलिए हमने PDM बनाया था। अब PDM को ख़त्म किए भी इन्हें काफ़ी महीने हो गए, लेकिन इन्होंने PDM अब किधर है, हवा में बिखर चुका है, कोई पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी है, क्या होगा आपके सामने है। तो हम आज भी समझते हैं कि पहला स्टेप आपको पंजाब में लेना पड़ेगा। और पंजाब में ये हमारी सीटों का मजाक उड़ा देते हैं, 7 सीटों का। क्यू के पास भी 7 सीटें हैं और वो मेन वजारतों पे और स्पीकरशिप लेके बैठी हुई है कि पंजाब के अंदर एक एक वोट इतना अहम है। उसके बावजूद हम इन्हें पूरा इख्तियार देते हैं कि PMLN हुकूमत बनाए कि 65% पाकिस्तान पंजाब के माथे के ऊपर बुज़दार की शक्ल में एक जो दाग लगा है। पंजाब के लोग, वो जनूबी पंजाब हो, वो वस्ती पंजाब हो, परेशान है लोग, शुमाली पंजाब हो, वहां पे बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं
लीडरशिप है, इवन सही। पीटीआई में भी अच्छे लोग हो सकते हैं। सही। तो बुजदार से अगर ये आज नहीं निकलना चाह रहे, और अगर ये एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती पंजाब हुकूमत, वो चाहती है खत्म करना, एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा पंजाब के अवाम चाहते हैं कि वो हुकूमत खत्म हो। और सही। मैं आज आपको चैलेंज से कहता हूं कि ये पंजाब हुकूमत खत्म करें महीने के अंदर, अगर इमरान खान की हुकूमत मरकज में खत्म ना हो, ये सियासी तौर पे सेनेटर अफनान साहब भी जानते हैं, चलें, इनकी बिल्कुल political एक training है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है, जानते बिल्कुल, हैं। वेरी राइट। लेकिन एक मैं habitat जरा नहीं है। मैं नदीम कुरैशी साहब की तरफ जाना है, प्लीज, है। मैं अगर इजाजत दें। नदीम कुरैशी साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली, ये वाकई इस चीज़ के ऊपर हमें तो आज पहली दफ़ा पता चला है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है बुज़दार साहब को हटाना। ये सेनेटर अफनान उल्लाह साहब ने हमें बताया, सेनेटर हैं, और इमरान खान साहब नहीं चाहते हटाना। मतलब ऐसी कोई है, आपको कोई खबर ऐसी? देखिए जी, सेनेटर साहब की और इनकी लीडरशिप की हमेशा से जिस एस्टेब्लिशमेंट को आज ये ताने देते हैं, इनकी उनके साथ हमेशा बनी भी रही है, और ये उनके बेनिफिशियरी भी हैं उस सारे सिस्टम के, जिसको ये आजकल छेड़ते हैं, और इनके लिए बड़ा मकबूल स्लोगन है। दूसरा, बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने फरमाया कि जी उस्मान बुज़दार एक दाग है जी पंजाब के माथे पे। मैं अर्ज करूंगा कि ये अपनी ऐनक साफ करें, इनको अपनी ऐनक में कोई इनका प्रॉब्लम है जो इनको सही नजर नहीं आ रहा। उस्मान बुज़दार मेरे इलाके से है, साउथ पंजाब से। मैं साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आमिर हसन साहब की तरह कोई मल्टी बिलियनर नहीं हूँ, और ना डिफेंस में बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, और ना मैं किसी केस के 50 लाख फीस लेता हूँ। हो सकता है इनकी फीस कम हो, लेकिन मेरे आज के प्रोग्राम के बाद इनकी फीस बढ़ जाएगी। मुझे पता है उस्मान बुज़दार ने साउथ पंजाब के लिए क्या किया है। भाई आप आए, मैं आपको लिया बक्कर मियाँ वाली लेकर जाऊं, मैं आपको सादकाबाद, लोधरा, गेलेवाल, बस्ती मुलूक, शुजाबाद की सैर करवाऊं, जहां 30 साल पंजाब में हुक्मरानी करने वाले खादिम आला ने आज भी गधे पर लोग अपने मरीजों को लेकर जाया करते थे हॉस्पिटल। अब वहां था क्या, जितने आपके लाहौर में हॉस्पिटल्स हैं उससे 10% भी पूरे साउथ पंजाब में नहीं थे। आज आप जाकर वहां देखें हेल्थ में क्या कुछ हो रहा है पूरे पंजाब में। आप सिर्फ लाहौर शहर की, जिसका 2021 में हमने 83 अरब रुपए का बजट रखा है सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कभी भी माजी में 60 लाख नदीम कुरैशी साहब, डेंगू कंट्रोल नहीं हो रहा पंजाब में, क्या मतलब करें? अच्छा, मुझे एक तो ना, ये अल्लाह ताला ने ना एक निजाम बनाया मकाफात अमल का। बहुत सारे लोग मकाफात अमल का शिकार है, लेकिन वो फिर भी अल्लाह से तौबा नहीं करते। उनके ज़हन में है कि हमने ना जिद छोड़नी, ना तकब्बुर छोड़ना, ना खुद पसंदी छोड़नी। शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा इशू था पंजाब में, जब तक वो हुक्मरान रहे, आपको कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि मुस्लिम लीग नून ने ये प्रोजेक्ट किया। सारी दुनिया कहती थी कि शहबाज शरीफ ने ये किया, और उनको एडिक्शन थी इस वर्ल्ड की। उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया, डेंगू से लेके और ऑरेंज चेन तक कैंपेन की, उसमें उन्होंने अपनी जात को नुमाया रखा। यहाँ उनसे बेहतर अंदाज में काम है। आज 30 सितंबर है जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, पंजाब 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा है। 1629 रजिस्टर्ड मरीज है पूरे पंजाब में डेंगू के, जिसमें से 1300 समथिंग सिर्फ लाहौर में है। बाकी पूरे पंजाब में हालात नॉर्मल है। हर 24 आवर बाद पूरी ऑपरेशनल सिस्टम है, जिसको सीएम पंजाब खुद लुक कर रहे हैं। लाखों का स्टाफ, जिसमें डेंगू स्टाफ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ की पूरी टीम है, यूनियन काउंसिल तक हम विजिट कर रहे हैं। 4 लाख हमने वो पॉइंट्स जो इंटरनल पॉइंट्स है लोगों के घरों में, होटल्स में, फैक्ट्रीज में, उनको विजिट किया अभी इस फेज में। और 85,000 से ज्यादा आउटर साइड्स हैं, और किसी एक जगह भी हमने लिबर्टी को नहीं दी जहां कोई डेंगू का पेशेंट डायग्नोज हुआ, उसके 12 घर एक साइड पे, 12 हाउसेस, और 12 हाउसेस दूसरी साइड पे, फ्यूमिंग की गई, बिल्कुल। चलें, या अल्लाह करे जी आप लोग इसमें कामयाब हों। इस पर वाकई सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक तशवीश थी, मैंने जिक्र कर दिया। इस पर मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मरीम नवाज साहिबा ने आज जो फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से पार्टी का जो तंजीम साजी का इजलास किया लाहौर में, उसमें उन्होंने एक बात की कि क्या इज्जत और जिल्लत इंसानों के हाथ में है, क्या रिस्क इंसानों के हाथ में है, क्या मौत और जिंदगी इंसानों के हाथ में है। अगर ये सब अल्लाह के पास है तो हम क्यों इनसे डरते हैं जिनको अपने कल का पता नहीं। सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, ये कौन लोग हैं, इनसे ये कौन से लोग हैं इनसे जिनका जिस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये मरीम नवाज साहिबा का इशारा उन लोगों की तरफ है जिन्होंने 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन रिग किया,
जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ पनामा का केस बना के इकामे पे उनको घर भेजा। इनका इशारा उन लोगों की तरफ है जिन्होंने जो है वो इस मुल्क में बार बार मार्शल लॉ लगाए और इस मुल्क के लोगों का इस्तेसाल किया, उनकी तरफ इशारा है कि, और वो ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम आवाम और अवामी नुमाइंदे उन लोगों से क्यों डरें जिनके हाथ में ना इज़्ज़त ज़िल्लत है, ना रिस्क है, ना कोई और चीज़ है, अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। तो हमें जो है वो बतौर कौम जो ये जंजीरें हैं ग़ुलामी की, इनको तोड़ना चाहिए। 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और हमें जो है वो इस मुल्क में जो कायद-ए-आज़म ने बनाया, जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा, उसमें एक जमहूरी हुकूमत, एक जमहूरी अमल होना चाहिए जिसके अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो, जिसके अंदर अवामी नुमाइंदे आएँ और वो इस मुल्क का फैसला करें मुस्तकबिल का। सही सही, बिल्कुल सही। बैरिस्टर आमिर हसन साहब। जनाब सर जी, देखिए फिक्रे तो बड़े अच्छे हैं ज़मीर भाई, अच्छी गुफ्तगू है, लेकिन गुफ्तार और किरदार में बड़ा फर्क होता है। हम ये कहते नहीं हैं, हम ये करके दिखाते हैं। और हमने अपनी पार्टी का 5वां असूल शहादत हमारी मेरास है, इसी से लिया है कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। हमने जान बचाने के लिए ना कभी किसी डिक्टेटर से माहिदा किया है, ना कभी भागे हैं, ना कभी। तो ये कहना और बात है। मेरा लीडर 49 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट पे खड़ा होके कह रहा था कि माय लॉर्डशिप्स, मुझे पता है कि आपने मुझे फांसी देना है क्योंकि आपको लिखा हुआ फैसला आ चुका है, आप दे दें, मैं मौत के लिए तैयार हूं। 50 साल की उम्र में, और कोई 75 साल की उम्र में भी कहता है कि हमें जिंदा लीडर चाहिए, अभी हमें मजीद जिंदगी चाहिए। तो फिक्रे कहना और बात है, अमल मैं करना जवाब और देना बात। चाहूंगा इसका। हम अमल करने वाले अफनानुल्लाह लोग साहब हैं, क्विकली दे हम दें फिक्रे क्योंकि फिर मैं कसने चाहूंगा वाले नदीम लोग कुरैशी साहब से कंक्लूड करना। जी, मैं इसका सिर्फ ये जवाब देना चाहूँगा कि क्या भुट्टो फैमिली एग्जाइल में नहीं गई? क्या आसिफ अली जरदारी साहब सेल्फ एग्जाइल और फोर्स्ड एग्जाइल में माजरत से अफनानुल्लाह साहब बहुत फर्क होता है। फोर्स्ड एग्जाइल नहीं था, में बहुत फर्क होता है। जहाज पे बैठ के देखिए सुन ले मेरी बात। क्या फोर्स्ड एग्जाइल था? जहाज में बैठ के गए थे? कौन? आपका 5 साल का मुआहदे की मियां नवाज शरीफ साहब आप गए लोग थे। 12 साल जरदारी साहब बाहर रहे हैं। हमारी लीडरशिप, आमिर भाई मेरी बात तो सुन लेना, पिछले 2.5 साल में मेरी गुजारिश सुन लेना। 2.5 नहीं, वो बाहर रहे हैं, आपको मैं गिनवा दूं। 1 साल से ओ भाई, वो न्यूयॉर्क में क्या कर रहे थे? सही, चलें, मैं चाहता हूं मैं नदीम कुरैशी मैं साहब से आपको पूरे साल गिनवा देता हूं, वरना फिर ये अच्छा सारी मुझे मेरी गुजारिश एक सुन ले बस। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या भुट्टो फैमिली नहीं गई थी सारी की सारी एग्जाइल? चले बिल्कुल, आपका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में जाए तो गलत है। सेल्फ एग्जाइल, भुट्टो की फैमिली जाए, भुट्टो साहब बाकी जाए तो चले, सेल्फ एग्जाइल में जाना भी गलत नहीं है, लेकिन आप लोग भी जाते रहे, आप ना जाते, डील करके जाना। चले, नदीम कुरैशी साहब, वो भी फोर्स एग्जाइल होता है। जो बंदा प्रेजेंट में होता है वो फोर्स एग्जाइल ही है। नदीम कुरैशी साहब, मरियम नवाज साहब की जो स्टेटमेंट में पढ़ी है मैंने, पीएमएलएन नजरियाती हो गई? हमें तो नहीं मिलती। पीएमएलएन नजरियाती हो गई नदीम कुरैशी साहब? देखिए जी, मैं तो ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं, और मैंने तो जो कुछ देखा सीखा बैरिस्टर साहब जैसे और अफनान साहब जैसे दोस्तों के साथ, मेरे भाइयों की तरह से है, जो कुछ मैं आजकल डिबेट में हिस्सा लेता हूँ, मुझे बड़ा कुछ मौका मिलता है। नजरियाती होना हुजूर बड़ा मुश्किल है। ये बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है। हमें जुल्फकार अली भुट्टो की हद तक किसी बात पर कोई एतराज नहीं है। ये वाकई जानों को हथेलियों पर रखकर आमरों के सामने, डिक्टेटर के सामने खड़ा होना हर शख्स का काम नहीं है। नेल्सन मंडेला की मिसालें देना बड़ा आसान है, जिंदगी के जवानी के 29 साल जेलों के पीछे काटना बड़ा मुश्किल है। कि जिनको नरम बिस्तर पर और आरामदेह में और रोमांटिक मौसमों में रहने का शौक हो, वो कभी नजरियाती नहीं हुआ करते। ये जो लोग सियासत की खारजार को बतौर एक प्रोफेशन इस्तेमाल करें, वो लोग जो बिलियंस के एसेट्स बनाए, जो लोग अपनी आने वाली 7 पुश्तों के लिए, जिन्होंने शायद कभी उन्हें यह भी नसीब ना हो कि वो कब्र पर जाकर, वो मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है, कब्र पर जाकर फाते भी पढ़े, वो कभी नजरियाती नहीं हुआ करते। नजरियाती होने के लिए आइडियोलॉजिकली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है हुजूर। ये आराम पसंद लोग जो सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, जिन्होंने 3rd जनरेशन को अब मार्केट में उतार दिया कि जाएं इस 22 करोड़ कौम पर आपने लीड करना है, ये बाकी सब गुलामजादे माएं पैदा करती हैं, ये लोग नजरियाती कभी नहीं हो सकते। नजरियाती होने वाले इस तरह से मुल्क से बाहर नहीं जाया करते, वो मुश्किलात खुद फेस करते हैं।
और मैं तो जहां तक समझा हूं, ये जिस स्टैब्लिशमेंट का ताना देकर इस कौम के नौजवान को गुमराह करते हैं, अगर वो स्टैब्लिशमेंट ना होती, इस मुल्क पे हिंदू बनिए का राज होना था। अगर ये जिस स्टैब्लिशमेंट को ये करते हैं, जो मैंने 3 साल में पार्लियामेंट असेंबली खुदा बनकर का देखा, वास्ता है, आमिर भाई ऐसे ना करें। बिल्कुल मैं चाहूंगा फनानुल्लाह साहब, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है नजरियाती, आप जरा क्विकली कंक्लूड कर दें, क्योंकि बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी बात मुकम्मल कर ली। 40 मैं सिर्फ ये सेकंड। कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बड़े सगीर के सियासतदानों ने बनाया था। आपने अगर शुक्र अदा करना है, आप उनका करें। उस वक्त कौन कौन अंग्रेज की गुलामी और नौकरी करता था, हमें सब मालूम है। ये बातें, ये ताने ना दें आप। और मैं दुनिया के बड़े बड़े लीडरों के नाम गिनवा सकता हूँ, नेपोलियन का, खुमैनी साहब का, और दर्जनों में लीडरों का जो एग्जाइल में गए थे। तो आप ये बात ना करेंगे ये आपके सूट करती है, ये थर्ड जनरेशन आगे हुकूमत कर। ओ भाई, जो वो भी तो थर्ड जनरेशन चल रही है जो आप पे हुक्मरानी कर रहे हैं, उनकी भी तो जनरेशन जाके निकालें आप। आपको पता चल जाएगा कौन कौन किस किसने कब कब क्या क्या किया है, कौन मीर जाफर रहा, कौन मीर सादिक रहा, किसने इस मुल्क के राज बेचे। उनको तो आप कुछ कहते नहीं है। हम तो यही दुआ करते हैं जनाब कि जो भी हो इस मुल्क के लिए अच्छा हो, भला हो, जो भी लीडर आए, चाहे वो किसी भी जमात का हो, इस मुल्क के लिए अच्छा सोचे, इस मुल्क की आवाम के लिए अच्छा सोचे। और जो आज के हालात हैं उसमें कुछ थोड़ी सी रिक्वेस्ट हमारी भी है हुकूमत से कि लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।